अच्छा, तो अभी जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें बहुत ये हमारे सिलेबस में भी है फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है? और पास्ट पेपर में भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में आ रहा है कि इसको आप लिंक करें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ या सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जितनी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, ठीक है? तो हम वो भी करेंगे। पहले हम ये देख लें कि पाकिस्तान में फेमिनिस्ट मूवमेंट असल में है क्या, ठीक है? अगर आपको किसी को भी थोड़ा भी आइडिया हो, कुछ भी आइडिया हो फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान के बारे में, तो प्लीज़ शेयर करें। अगर नहीं है तब भी बता दें, खैर है, जस्ट आई जस्ट शेयर इट और सी, ठीक है? जो आपने आर्टिकल शेयर किया है उससे जी। मैंने थोड़ा रीड दे ही रही थी क्योंकि काफ़ी लंबा था। ये 19 हम्म। में एक मूवमेंट चली थी, उसमें जो है ये एक सिंधी मूवमेंट चली थी और एक जो थी ये वुमेन फोरम की एक मूवमेंट चली थी। वो इस बेसिस पे चली थी कि आप मतलब उन्होंने कहा था कि जो ओवरऑल जेंडर रोल है आप लोगों ने ना इसको बहुत ज़्यादा इस्लाम के साथ जो है ना जोड़ दिया है और लेट इट बी सेक्युलर, तो उन्होंने उस फॉर्म के थ्रू जो है ना इस अवेयरनेस को बढ़ाया था। और दूसरा 1980s में ये सिंधी मूवमेंट जो थी वो ये थी कि उन औरतों ने जो है ना एक तो पेट्रियार्की और दूसरे फ्यूडलिज्म में जिस तरह से औरतों को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ रेज की थी। तो आई थिंक वहाँ से एक बिगिनिंग हुई थी इस चीज़ की। सही है। वो हमारे पास मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट की वहाँ से बिगिनिंग हुई थी, ठीक है? अब मैं वो आर्टिकल मैंने इसीलिए सेंड किया था कि क्योंकि वो चीज़ें मैंने इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं की, मैंने एरा वाइज इसको लिखा है, लेकिन वो आर्टिकल आप लोग ज़रूर पढ़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें फिर नीचे उन्होंने डिफरेंट फेमिनिस्ट से क्वेश्चन आंसर सेशन किए हैं और उसके आंसर्स हैं, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें उससे मिल सकती हैं। So now we are going to start the feminist movement in Pakistan. इसको हमने eras में divide किया है, प्री पार्टीशन era है, फिर पार्टीशन era है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा है कि जो जनरल जिया का जो टाइम था, ठीक है, द पीरियड ऑफ इस्लामाइजेशन, उस टाइम में फेमिनिज्म क्या थी, ठीक है? उसके बाद जो था पोस्ट इस्लामाइजेशन फेमिन एक्टिविज्म क्या थी, फिर उसके बाद हमारे पास अभी मॉडर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स क्या है, ठीक है? और फिर इसका हम रिलेशन पढ़ेंगे उसके साथ वेज ऑफ फेमिनिज्म के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड लगा दें प्लीज साथ। अच्छा, प्री पार्टीशन फेमिनिज्म जब हमारे पास थी ना, प्री पार्टीशन फेमिनिज्म में क्या था उस टाइम पे? अगर आप लोगों ने ये पीरियड ड्रामाज या डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे कोई चीज देखी हो, अगर दास्तान ड्रामा किसी ने देखा हो, ठीक है, तो उसमें जब पाकिस्तान बन रहा होता है तो उस टाइम पे लड़कियां जो थी वो घर में पोस्टर्स बना रही होती थी, ठीक है? इसके अलावा औरतें जो थी, जो हमारे पास इलीट क्लास थी, वहाँ उसकी औरतें जो थी वो पॉलिटिकल मूवमेंट से बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रही थी, ठीक है? वो टाइम था जब उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है? वो नेशनल स्ट्रगल उनकी उस टाइम पे हो रही थी, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जी हो रहा है एग्जैक्टली। तो फिर उसमें क्या हुआ कि वो पॉलिटिकल कॉज के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पॉलिटिकल सर्कल में वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी और बहुत उनके अचीवमेंट्स भी उसमें हैं, ठीक है? सो प्री पार्टीशन एरा जो है वो हमारे पास बेस्ड है उनकी जो पॉलिटिकल इश्यूज जो थे उससे रिलेटेड है, ठीक है? सो वुमेन स्ट्रगल, वुमेन्स रोल इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इसमें ये लेडी मरातब अली का मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखी है जो कि उससे आपको फेमिनिज्म का उससे पता चल जाएगा, ठीक है? द डेज हैव गॉन व्हेन वुमेन वर ओनली फिट फॉर कुकिंग फूड एंड माइंडिंग चिल्ड्रन, and the time had come for them to take an equal share of responsibility with their menfolk in politics. The nationalistic struggle mobilized a large number of educated upper class women, ठीक है? उनमें उस टाइम पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी, ठीक है? उनको पता था कि पॉलिटिक्स में औरतों का क्या रोल होना चाहिए, कितना जरूरी है, और वो उसमें हिस्सा ले रही थी। और सिर्फ वो खुद हिस्सा नहीं ले रही थी, वो अपने साथ और लोगों को भी मोबिलाइज कर रही थी। सो इट वाज द टाइप ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट कि वो पॉलिटिकल कॉज में औरतों को शामिल करने के लिए, औरतों का राइट जो है उसको कह रही थी कि आपका ये राइट है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप फेमिनिस्ट मूवमेंट में जैसे कि मर्द हिस्सा, सॉरी, पॉलिटिकल मूवमेंट में जैसे कि मर्द हिस्सा ले रहे हैं, आप भी हिस्सा लें, क्योंकि इंडिपेंडेंस दोनों के लिए है, ठीक है? उस टाइम पे उसके बाद ये प्री पार्टीशन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हमारे पास जो थी ना, तो इसमें हमारे पास एक ये चीज हुई थी, नेक्स्ट स्लाइड के, मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट फेडरेशन थी। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन तो हमारे पास ऑलरेडी थी जो कि लड़कों की थी, ठीक है? 1941 में इन्होंने ये जो हमारे पास तीन मैंने यहाँ पे नाम दिए ना, इन तीनों ने क्या किया था, मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट फेडरेशन बनाई थी। इनका काम क्या करना था?
इनका काम था यंग लड़कियों में पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको अपने साथ पॉलिटिकल इस मूवमेंट में शामिल करना। ठीक है, अगर आप लोगों को, अगर किसी ने वो ड्रामा देख रखा हो, मैं बार बार इसलिए उसका रेफरेंस दे रही हूँ कि इसमें ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है। मेरी खिड़की के नीचे फिर से प्लेग्राउंड बन गया है आज। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि वो घर में सारी लड़कियां मिलकर ना क्या कर रही होती हैं, पोस्टर्स बना रही होती हैं, मुस्लिम लीग के जलसे के लिए पोस्टर्स बना रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा वो क्या करती हैं कि वो जो होती हैं तो जलसों में हिस्सा लेने के लिए जाती, अपने साथ घर से वो खाना बना के लेके जा रही होती, वो सीन उसमें है। तो वो कहाँ जा रही थी, वो जलसों में हिस्सा लेने जा रही थी। तो उस टाइम, हालांकि वो टाइम था कि जब आप घर से निकलते थे ना, तो आपके साथ एक और, अगर कोई लड़की घर से निकलती थी तो उसके साथ एक सर्वेंट थी, शैपरॉन थी, वो उसके साथ जाती थी। ठीक है, जिसको मामा का नाम वो लोग देते थे। ठीक है, तो उसके बगैर वो नहीं जाती थी। उस टाइम पे जब पर्दे का इतना ख्याल किया जाता था और जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको बहुत ख्याल रखा जाता था। उस टाइम पे ये औरतें अगर पार्टीशन के लिए इतना हिस्सा ले रही थी मूवमेंट में, तो ये बहुत बड़ी बात थी। हम ऐसे कर लेते हैं, ये अजान का जरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। ومن ذات ما بدو توكسي अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो एक हमारे पास मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट फेडरेशन बन गई। ठीक है, जिसमें वो ये करी थी कि वो यूथ को मोबिलाइज करी थी, पॉलिटिसाइज करी थी, उनको पॉलिटिक्स में आगे लेके आ रही थी। ठीक है, दूसरा फातिमा जिन्ना जो थी, तो वो हर मौके पर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, कायद आज़म के साथ होती थी। ठीक है, और उनका ऑरा ऐसा था, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, और फिर उसके बाद उनका जो बोलने का स्टाइल था, उनका जो समझाने का स्टाइल था, तो वो औरतों को बड़ा फैसिनेट करता था। ठीक है, फिर उनको वो देखती थी कि वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो रही है पॉलिटिक्स में, उनको मादर मिल्लत वैसे ही तो नहीं कहा जाता, इतना उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो हमें भी होना चाहिए। उनको ऐसे कर दिया कि वो अपने लिए एक सिंबल बना दिया, एक एम्पावर्ड वुमेन का सिंबल वो बन गई उनके लिए। ठीक है, और सब लोग उनको कॉपी करने लग गए। ठीक है, जो औरतें थी वो उनको कॉपी करने लग गई। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब पोस्ट पार्टीशन, यानी अब प्री पार्टीशन की तो हमने बात कर ली ना, अब पोस्ट पार्टीशन यानी पार्टीशन के बाद हमारे पास क्या क्या हुआ। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस लीगल रिफॉर्म्स हमारे पास क्या क्या हुई। 1948 में 3 काम हुए। सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ आया। ठीक है, उसके मुताबिक क्या था कि जो औरतें हैं ना, उनको पूरा राइट है, ठीक है, कि वो, उनको विरासत का हक उनको दिया हर किस्म की प्रॉपर्टी में। ठीक है, जबकि ये जो आई गेस लीगल, बाकी सारे हर सेक्टर में उनको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का जो था राइट मिल गया था, सिवाय एग्रीकल्चर के, जो कि उनको 70s में जाके मिला था। 19 एक मिनट मेरे पास था, हाँ 1951 में सॉरी मिला था उनको। उनको एग्रीकल्चर में फिर राइट मिला था, एग्रीकल्चरल लैंड में जो उनका हिस्सा है उसके ऊपर उनको राइट मिला था, या उससे जितनी आमदनी होती है उसमें उनको उसका हिस्सा मिला था। ठीक है, पहली बात इसमें ये हुई थी कि रिफॉर्म, हालांकि 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है, और उसके साथ ही ये काम शुरू हो गए थे। दूसरा, विमेन वॉलेंट्री सर्विसेज बना दी थी बेगम लियाकत अली खान ने। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन बनाई थी। ठीक है, जिसका काम क्या था कि वो इक्वल पे राइट्स और एजुकेशन और वर्क राइट्स जो थी, तो उसके लिए बात कर रही थी। फिर 49 में क्या हुआ, हमारे पास पाकिस्तान विमेन नेशनल गार्ड फॉर्म हुआ। उसके बाद पाकिस्तान विमेन नेवल रिजर्व हमारे पास फॉर्म हुआ। फिर ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन एप्वा, ये फॉर्म हुआ। एप्वा का काम क्या था कि औरतों को जो था तो एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते। ठीक है, एक वो था। इसके अलावा उनको क्या करना था कि उन्होंने औरतों को एम्पावर करना था, सोशली, मॉरली, पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड।
फिर 54 में हमारे पास क्या हुआ, जहां आरा शाहनवाज जो थी तो उन्होंने चार्टर ऑफ वुमेन राइट्स प्रेजेंट किया था। फिर कराची बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमेन क्लब हमारे पास बना था। फिर 56 में क्या हुआ कि राइट टू वोट मिला, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज किया, ग्रांट किया। इसके लिए औरतों को पाकिस्तानी औरतों को इतनी कोई मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, देखा कि हाँ इनके लिए वोट्स होने चाहिए, तो बस उन्होंने खुद दे दिया था ये राइट। इसके लिए उनको कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ी, जैसे कि हमारी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, सफ्रेजिस्ट मूवमेंट जिस टाइम पे थी, ठीक है। तो हमें ऐसे सच कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ी। फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन हमारे पास बन गई। फिर उसके बाद 61 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, ये जरूर आप मेंशन करें अगर ये हो, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है, ये अयूब खान ने दिया था जी। ये राइट टू वोट तो जैसे ही पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बना था तब से था नहीं, क्योंकि पहली असेंबली में भी 2 वुमेन थी आई गेस, आपकी पहली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी उसमें भी। तो राइट टू वोट तो शुरू से था ना, ये लीगली आप कहेंगे 1956 में, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा पीछे शोर है, मुझे आवाज आपकी सही नहीं आ रही। हेलो, अब ठीक है, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राइट टू वोट था पाकिस्तान में, ये तो शुरू से था ना, क्योंकि फर्स्ट का जो आपकी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली, उसमें भी 2 वुमेन थी। तो राइट टू वोट तो पाकिस्तान में शुरू से था। तो 1956 में क्या उसमें चेंजेस आई थी कोई, या क्या हुआ था? नहीं, कोई चेंजेस नहीं आई थी। जनरली उसमें वुमेन को राइट उनका दे दिया था वोट का, उससे पहले उनको वुमेन राइट नहीं था, ठीक है। 56 में क्या था आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन कब बनी थी आपके पास पहली? आपके पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी उसमें भी बेगम जहां आरा और एक और फीमेल थी, वो भी उसका हिस्सा थी, जो 1946 में, सॉरी 1947 में बनी थी, पाकिस्तान वो के इंडिपेंडेंस से कॉन्स्टिट्यूएंट पहले। तो वो उसमें भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट फीमेल हाँ, तो लेकिन थी, वोटिंग बट राइट्स फॉर द मासेस तो नहीं थे ना, वो तो सिर्फ वो 2 हाँ, औरतें थी आपकी यही मैं कह कॉन्स्टिट्यूएंट रही हूँ, असेंबली का वो तो पार्ट। आपकी ये कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस असेंबली की का बात पार्ट हो रही थी। है। हाँ, हाँ, इलेक्शंस तो उसके जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे कि जिसमें किसी ने वोट किया हो। जब उस टाइम इलेक्शंस के लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जनरल जो आपकी पब्लिक है सारी औरतों के लिए उन्होंने राइट टू वोट कर दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक, चल ठीक, थैंक यू। वेलकम। 61 में क्या हुआ हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया था, ये अयूब खान के टाइम पे आया था, ठीक है। इसके मुताबिक क्या था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन थी वो उन्होंने मस्ट कर दी थी, ठीक है, कि मैरिज रजिस्ट्रेशन होनी है। फिर औरतों के लिए सबसे अच्छी बात, क्योंकि हमारे मजहब में जो है तो 4 शादियां जायज हैं, ठीक है, जायज हैं, फर्ज नहीं है, लेकिन हमारे मर्दों ने उसको फर्ज किया हुआ है। तो खैर 4 जायज शादियां जो हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो पहले आपको पहली बीवी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर वो इजाजत ना दे और आप फिर भी शादी कर लें तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ये औरत को बहुत बड़ी इसमें इन्होंने पावर दिया कि वो खुद, मतलब उसकी इजाजत के बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्होंने वुमेन को जो था तो ये आस्क मैंने 2 बार लिखा है, वुमेन कैन आस्क फॉर डिवोर्स एंड कैन सीक कंपनसेशन ड्यूरिंग डिवोर्स। इससे पहले मतलब मर्द ही तलाक देता था, ठीक है, औरत जो थी तो वो खुला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो उसको फिर ये MFLO से उसको क्या किया कि वुमेन को इतना एम्पावर कर दिया कि हाँ वो खुद भी अगर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी तो वो अपना उससे जान छुड़ा सकती थी, वो डिवोर्स खुद ले सकती थी, ठीक है। और इसके अलावा वो कॉम्पनसेशन भी ले सकती थी उससे, मतलब वो डिमांड कर सकती थी। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्लाइड। ये मुस्लिम फैमिली लॉ जो ऑर्डिनेंस है ना, इसने औरतों को बहुत एम्पावर किया था, ठीक है। तो ये फिर हम पढ़ेंगे कि जब जिया के टाइम पे इसको फिर उसने हटा दिया था। अच्छा, खैर 1965 में हमारे पास फातिमा जिन्ना जो थी, शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। किसके अगेंस्ट बनी थी, किसके अगेंस्ट वो खड़ी थी? ये अयूब खान। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, साद 6 स्लाइड लगा दें। हाँ, अच्छा, फिर 73 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने ये 73 की कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी हुई है, 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये चीज आ गई। सबसे पहले आर्टिकल 25 में ये कहा कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब इससे सबसे सामने ये आ गए कि मतलब हर एक बंदा जो है वो
सेम है, चाहे वो किसी भी रेशियल बैकग्राउंड से, किसी भी एथनिक बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, और किसी भी जेंडर का हो, सेक्स का हो, ठीक है। तो वो जो है वो लॉ के सामने वो इक्वल है सब, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 25A में उसने क्या कहा कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स। आर्टिकल 27 में कहा कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन, कास्ट इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। हम जो ये पढ़ रहे हैं ना अभी, ये हम इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि हमें ये कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं है। आर्टिकल 32 में क्या था, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। आर्टिकल 35 ये है कि स्टेट शेल प्रोटेक्ट मैरिज, मदर, फैमिली एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन राइट्स दिए हैं। नेक्स्ट, ये अभी तक हमारे पास हो गई पोस्ट पार्टीशन फेमिनिज्म। अब हमारे पास वो एरा आता है ना जो कि वुमेन के लिए सबसे ज्यादा ऑप्रेसिव था, इस्लामाइजेशन का एरा जो था, ठीक है, जिसमें जियाउल हक की जो अप्रोच थी वो बहुत ज्यादा रेडिकल थी, ठीक है। और उसने जो है तो काफी ऐसे डैमेजेस किए हैं जो आज भी बाकी हैं, ठीक है। उसके सीड्स अब भी हैं। खैर सबसे पहले उसका आया था 79 में हुदूद ऑर्डिनेंस। हुदूद ऑर्डिनेंस जब आया ना तो उन्होंने उसमें क्या था कि जो एडल्ट्री है यानी जिना जो है, ठीक है, जिना और रेप के दरमियान, रेप को जिना बिल जबर कहते हैं, उसके दरमियान उसने कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ही नहीं बताए, बस उन दोनों की सजा एक ही कर दी, ठीक है, मुकर्रर। हालांकि रेप देखें एक कंसेंशुअल है और एक जो है तो वो फोर्स्ड है, तो फोर्स और कंसेंशुअल चीज आप कैसे सेम कर सकते हैं? अच्छा, आप एक चीज की सजा दे रहे, एक फोर्स चीज की आप कैसे सजा दे सकते हैं? ठीक है, उसके मुताबिक अगर किसी का रेप भी हुआ था तो उसको कंसेंशुअल समझ के उसको सजा दे दी जाती थी। इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। इससे दो चीजें हुई, एक तो वुमेन जो थी तो वो बहुत मर्दों को आजादी मिल गई इस चीज से कि वैसे भी अगर ये रेप का कोई केस हो तो उसमें जो है तो कौन हमें वो करेगा, इसमें तो जिना बिल जबर और जिना का कोई कॉन्सेप्ट ही अलग अलग नहीं है। दूसरा ये कि औरतें जो थी वो अपने आप को बहुत अनसेफ फील करने लगी, ठीक है। आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी दुनिया में इतनी सारे लोग जो हैं तो वो हैं और आप यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। फिर 81 में क्या हुआ था कि वुमेन्स एक्शन फोरम बनाया। वो किस लिए बना कि ये जो जिया का जो ये किस्सा है ना, जिसने ये इस्लामाइजेशन का ये किस्सा सारा शुरू किया हुआ था, और तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास वुमेन एक्शन फोरम बना था, ठीक है। तो इट वाज फॉर्म टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ वुमेन। अच्छा, लेड पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट कानून शहादत। कानून शहादत किसी को पता है कि क्या था? ये जो भी था ये इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये जुबान तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन कानून शहादत का अगर किसी को पता है तो बता दे, नहीं है तो फिर भी बता दे, मैं बता देती हूँ, लिखा हुआ भी है। खुदा का वास्ते आप लोगों को सामने लिखा हुआ है, उसको देख के बता देना। ये वो तो नहीं है कि आपके पास जो औरत की जो टेस्टिमनी होगी वो मर्द की टेस्टिमनी के हिसाब से कम होगी, कुछ इस तरह से है। हाँ, दो क्या औरतों चीज? की अगर हाफ हाँ, होगी दो उसकी, औरतें अगर गवाही देंगी तो वो एक मर्द की गवाही के मुताबिक हाफ होगी। के बराबर होगी। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो इसके और मतलब उन्होंने क्या किया, ये इस बारे में आया था कि फाइनेंशियल केसेस में ऐसा होगा, लेकिन अभी देखें अभी तक ये बात चल रही है, हालांकि ये चीज खत्म हो गई थी फिर ये सिर्फ, और ये तब भी सिर्फ फाइनेंशियल केसेस के बारे में ये बात हो रही थी, विच इज देन इवन स्टूपिड, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। खैर, लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में वो चीज अभी तक प्रिवेल करती है कि हाँ, औरत की गवाही जो है तो वो बराबर नहीं होती, उस दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर होती है, हालांकि वो बात सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज पे थी और वो अभी है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी टाइम पे हमारे पास ये स्लोगन जो था ये बहुत सामने है कि मेन, मनी, मुल्ला, मिलिट्री, ठीक है, द फोर डेडली एम्स, इनके बारे में कहा जाता है, मेन, मनी, मुल्ला एंड मिलिट्री। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये खैर ये तो मैंने नीचे लिखा है, आप लोग बता भी देंगे, ये मुझे पूछना वैसे ही चाहिए था। ये आसमा जहांगीर की पिक्चर है व्हेन शी वाज यंग, तो ये प्रोटेस्ट करी थी अगेंस्ट रैली, इन अ रैली अगेंस्ट द जियाउल हक।
तो फिर अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये वो टाइम था ना, जिया के टाइम जब था कि इसमें मुझे ये नाम बोलना इतना अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे बाबा का नाम है, तो मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, इसलिए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ये जो मिलिट्री रिजीम था ना जनरल जियाउल हक का, तो उसमें ये जो हमने कहा था ना मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो था, जिसने वुमेन को बहुत एम्पावर किया था, इसने क्या किया था, इसने उसको भी हटा दिया। सही है। इसके अलावा स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स भी अलाउड नहीं थे औरतों के लिए। स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? इसमें ऑडियंस बैठते हैं, हाँ जिसमें स्पेक्टेटर्स। तमाशाई होते हैं आपके सामने। हाँ बिल्कुल वही है कि वो सबके सामने, मतलब क्रिकेट औरतें नहीं खेल सकती थी, हॉकी नहीं खेल सकती थी, जो अभी जितनी हमारी टीम्स है ना, ये सब ना होती अगर ये सब चल रहा होता। अच्छा इस टाइम पे इसने क्या किया था जिया ने, कि इसने जियाउल हक ने, कि इसने पोइट्स को भी बैन करवा दिया था। ठीक है, उसको लगता था कि कोई बहुत ही इखलाक से गिरी हुई बातें हैं जो कि हमारे लोगों को नहीं सुननी चाहिए, वरना उनका ईमान खतरे में आ सकता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने फैज अहमद फैज जो है उनको भी बैन करवा दिया था, उनकी नजर में भी। ठीक है, तो एज और उस ये वो टाइम था ना जब दुपट्टा पॉलिसी चल रही थी, और बहुत ही कहा जाता था कि आपने सही ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, दुपट्टा शलवार कमीज इस तरह। इकबाल बानो को किसी ने सुना? नो। आप में से किसी ने? अच्छा बस नाम सुना इनका। अच्छा, आप लोग तो फिर बड़े ही बदजौक हैं। चले खैर, इकबाल बानो जो है तो वो उनकी गजल्स वगैरह उसमें तो बहुत अच्छी होती हैं। खैर अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ये इतनी ये इतनी सैवेज थी ना, इन्होंने जाके क्या किया, इन्होंने जिया के टाइम में ही ब्लैक साड़ी पहन ली। ठीक है, और ब्लैक साड़ी का इसलिए था कि वो प्रोटेस्ट करी थी, ब्लैक कलर जो है वो प्रोटेस्ट के लिए होता है। ठीक है, और इतनी सैवेज थी, उन्होंने फैज अहमद फैज की गजल ही पढ़ दी वहां पे जाके, हम देखेंगे अगर आपने सुना हो। इसके ऊपर अभी एक बहुत स्टूपिड सी वीडियो भी सरफेस करी है इंटरनेट पे, लेकिन बहुत ही स्टूपिड सी है, लेकिन ये नज़म बहुत प्यारी है। तो इन्होंने क्या किया कि वो पहनी वो साड़ी, ठीक है, ब्लैक साड़ी, और जाके जिया के टाइम में फैज अहमद फैज की गजल पढ़ ली जाके। तो ये एक साइन था उनका कि हम रेजिस्ट करें, हम इस चीज को प्रोटेस्ट, हम इसके खिलाफ करें। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली अरहमना। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। मैं एक बात इनके बारे में ऐड कर दूं, आसमा जहांगीर के हाँ बारे हाँ में। हाँ जरूर सर। अच्छा, ये अभी भी ये एक ब्लैक शॉल यूज होती है। ठीक है, उसके ऊपर ये हम देखेंगे लिखा गया होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो ये एज अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, प्रोटेस्ट यूज किया जाता है अगेंस्ट लिटरेरी रूल। ठीक है हुरिया अभी रुक जाए। अच्छा नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, पोस्ट इस्लामाइजेशन एक्टिविज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हो गया जिया का, जियाउल हक का, मैं ये नाम नहीं बोल सकती बार बार, खैर वो मिलिट्री रूल चला गया। अब हमारे पास पोस्ट इस्लामाइजेशन एक्टिविज्म आ गई। ठीक है, वो जैसे खत्म हुआ, कौन आई? बेनजीर भुट्टो आई। ठीक है, शी वाज द फर्स्ट एवर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर एंड शी वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो आई, एक औरत एक इतनी बड़ी कंट्री को लीड कर रही है। ठीक है, तो ये तो कोई छोटी बात नहीं थी ना। उस टाइम पे क्या हुआ कि जब जब हायर पावर्स पे वो ग्लास सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, जब हायर पोस्ट पे एक औरत बैठी थी ना, तो ऑब्वियसली वो वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे एनजीओज बन गए, फोकस ग्रुप्स जो थे उनकी, एनजीओज और फोकस ग्रुप्स जो थे उनके ऊपर बहुत उनको पावर्स दे दिए गए। ठीक है, ये 88 से 90 तक का टाइम है। फिर उसके बाद आए जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम सबके दिलों की धड़कन, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आए। ठीक है, और वो उन्होंने वही चीजें दोबारा लानी शुरू कर दी, दुपट्टा पॉलिसी ले आए फिर से। और उसके बाद और क्या था कि ये जिया के जो जनरल जियाउल हक हैं, तो उनके ही उनके बड़े मानने वाले थे, तो वही रिलीजियस रिवाइवलिज्म आया। ठीक है, और थोड़े से मसले आ गए। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो उसका टाइम गुजर गया, फिर नवाज शरीफ का थोड़े से मसले उस टाइम पे भी आए। ठीक है, फिर उसके बाद आ गए परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ जो था, तो वो एक ऐसा बंदा था कि जो जरा उसकी स्ट्रेटेजी ऑफ इनलाइटन मॉडरेशन, वो कहता कि जरा एतदाल पसंदी से काम लें, इतना जज्बाती होने की किसी चीज में भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे अभी भी याद है एक मुशर्रफ का एक इंटरव्यू हुआ था जो कि बहुत ही मतलब
बहुत ही उसने लोगों में इंतशार फैला दिया था। वो उसमें उसने कहा था ना, बहुत ही कैंडिड सा उसका इंटरव्यू था। ही इज वेरी कैंडिड इन हिज स्टेटमेंट्स, तो वो कुछ भी बोल देता है। तो उसमें वो कह रहा था कि मैं जब सुबह सबसे पहले उठता हूँ तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ, और उसके बाद जो है तो मैं उसका जो पेट था, जो डॉग था उसके पास, मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो ये चीज थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारी फैमिली की जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी ना, वो बैठी हुई थी और वो यही बात कर रही थी कि ये क्या गैर मुस्लिम है, और सुबह उठ के पहले बंदा नमाज पढ़ता है, फिर ये जो है तो गाने सुन रही है, क्या काफिर है। तो वो उन बेचारियों का माइंडसेट ही ऐसा था कि बस जो ये करता है तो वो काफिर है ना। तो उसके बारे में ये बातें, तो ये इनलाइटेंड मॉडरेशन से मुझे इसकी वो बात याद आ गई है कि ये जो था ये बहुत कैंडिडेट सब कुछ बोल देता था। तो वो आया तो उसने कहा कि जरा हौसला करो लोगों, आराम से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर आप ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी फेमिनिज्म, ये आफिया शेरवानो की बुक है, अगर वो पढ़ लें तो सही है, नहीं वरना जो मैंने आपको आर्टिकल भेजा था वो पढ़ लें तब भी काफी है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास इस पूरे जो हमने पढ़ा, इसकी इसमें क्या अचीवमेंट्स आई हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अचीवमेंट्स इसकी क्या थी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जेंडर कोटा आ गया हमारे पास, 17% नेशनल और 33% लोकल, वो जो था सीट्स पे, ठीक है। फिर वुमेन्स पार्लियामेंट्री कॉकस जो था 2008 में क्रॉस पार्टी था, यानी वुमेन सेंट्रिक कॉज पे ना, हर पार्टी की औरतें थी वो उस पे जमा हो गई, उसमें पार्टी की बेस पे कोई उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, हर एक बंदा फिर उसके लिए काम करना चाह रहा था, ठीक है। लेजिस्लेटिव अचीवमेंट्स हमारे पास क्या हुई, 2004 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2004 में, ठीक है। इसके मुताबिक क्या था कि औरतों को जो आप ऑनर किलिंग जो है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या था इसमें, इसमें ये था कि ये जो आप फोर्स्ड मैरिजेस कराते हैं, ठीक है, या फिर किसी के तावान के बदले में जो शादी करवाते हैं ना लड़कियों की, तो ये चीज जो है उसको क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया गया। और आई गेस इसके लिए 14 ईयर्स की सजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन 14 ईयर्स की सजा थी इसके लिए। अच्छा, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट आ गया 2006 में। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट एंड वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट आ गया, ये 2010 में आया था। फिर 2011 में 11 में नहीं, 2011 में द एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट आ गया था। 17 में आया इलेक्शन एक्ट। उसके मुताबिक अगर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10% से कम फीमेल वोटर टर्न आउट रहा तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिजल्ट है उसको हम नलिफाई करा दे देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये था कि 5% नॉन रिजर्व सीट्स आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में मैंडेटरी होंगी, ठीक है। रिजर्व सीट्स के अलावा आपकी 5% सीट्स जो होंगी वो औरतों के लिए मैंडेटरी होंगी, सही है। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें मैंने नेक्स्ट इसमें मैंने ये चीज ऐड की है, ये मैंने इसलिए ऐड की है कि अगर अल्लाह करे बन जाए ये कानून तो फिर ये आप इसमें ऐड कर दें, वरना तो फिर भूल जाएं कि ऐसा कुछ हुआ था। ये अभी अभी आया है, ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो था पहले का ही था, लेकिन उसको अभी रिवाइव किया इन्होंने। ये कह रहे थे कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है ना, तो वो कह रहे हैं कि हम मतलब इसको बैन कर देंगे, और इसके अलावा ये डाउरी को बैन कर देंगे। लेकिन बैन हम कम्प्लीटली नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मुल्क में रिलीजियस मसले बहुत होते हैं, ठीक है, वो नजाकतें होती हैं बहुत उसमें। तो कहते हैं कि अगर मतलब इतना हो, अगर देना चाहते तो मैक्सिमम आप इतना दे सकते हैं, ये मैक्सिमम की मैं बात करूंगी, 4 तोले तक का आप दे सकते हैं, ठीक है, या उसकी कीमत के मुताबिक आप जहेज दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और इसमें ये भी था कि जो शादी में गेस्ट जाएंगे ना तो वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर हमारी अम्मियों की वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी जो शादी से पहले कहते हैं कि हाँ, शादी पे जाने से पहले कहते हैं हाँ मुझे तो इतने दिए थे, अब मैं इतने दूं कि ना दूं, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। ये अभी फिलहाल बिल है, लेकिन अगर ये पास हो गया तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर आप वो फिगर्स लिख सकते हैं कि डाउरी की वजह से, मतलब ना देने की वजह से कितनी औरतों को जिंदा जला दिया जाता है घरों में, ठीक है, उनके ऊपर कितना वायलेंस किया जाता है। आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, आए दिन ऐसी खबरें आ रही होती हैं। और इसके अलावा ये है कि ये मतलब जो आपकी क्लास है ना, लोअर क्लास, उसके ऊपर बहुत बड़ा मसला बन गया ये चीज, सही है। अच्छा, इसमें ये है, एवरी वुमन हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, रेज योर वॉइस, डोंट सफर इन साइलेंस, सीक हेल्प, से नो टू डाउरी। अच्छा, ये हमारे पास ये चीजें होगी। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। इस टाइम पे नेक्स्ट स्लाइड। लाइबा, अब इस जी 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 हेलो। हेलो जी, अरहान। वो मुझे जरा कोई अपडेट कर दे, मुझे कंफर्म नहीं, ये जो जैनब बिल है, इट इज स्टिल अ बिल कि इसका लॉ पास हो चुका है?
अरहामना आई हैव टू सर्च इट, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन आई गेस ये अभी तक बिल है। ओके ओके ठीक है। चलो, मैं देख के फिर आपको बता देती हूँ, ठीक है? नहीं, it's मैं passed. It's a law. Zainab अच्छा, Alert इट इज अ Response and लॉ। Recovery Act 2019. अच्छा, इट इज अ लॉ, सही है। ये हम फिर इसमें ऐड कर देंगे ना। अच्छा, अच्छा, अब हमारे पास दो चीजें बन गई हैं। जो मैंने आपको आर्टिकल सेंड किया तो उसमें मेनली इस चीज पे बात हुई थी। हमारे पास दो चीजें हैं इस टाइम पे, एक इस्लामिक फेमिनिज्म है, एक सेक्युलर फेमिनिज्म है, ठीक है? और जो कुछ नहीं कर रहे वो दोनों पे तनकीद कर रहे हैं, या सेक्युलर पे तो खामखा कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामिक फेमिनिज्म हमारे पास क्या कर रहा है, वो फर्दर वुमेन राइट्स बाय फोकसिंग ऑन फीमेल सेंट्रिक लॉज ऑफ इस्लाम एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। वो कह रहे हैं, मतलब वो इस्लाम से ही उसका आंसर लेते हैं, इस्लाम से ही कंसल्ट करते हैं हर मैटर के लिए, लेकिन उनका थोड़ा लिबरल व्यू है उसकी तरफ, ठीक है? वो उसके मुताबिक, वो जो इज्तिहाद की हमने बात की, बस जैसे ही जो टाइम आ जाए ना, तो जरूरत के मुताबिक उन चीजों को इस्तेमाल करना, ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है? उन लॉज को वक्त की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, ठीक है? appeals largely to lower middle class and upper part of the upper strata of and part of the upper strata of society which looks to religion for answers. मेजॉरिटी जो हमारा रिलीजन के साथ कंसर्न होती है वो हमारी लोअर और मिडिल क्लास होती है, ठीक है? वो रिलीजियसली बड़े वो रिलीजन के साथ बड़े अटैच होते हैं, जबकि अपर क्लास में इतना नहीं होता रुझान। मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रही, लेकिन ये होता है, ठीक है? जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पेशावर में नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है, ये होता है। तो उसका कुछ लोग जो होते हैं, जो मतलब मजहब में थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट होता है, वो मजहब से आंसर देते हैं, तो ये इस्लामिक फेमिनिज्म को वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? इसमें प्रोमिनेंट इस्लामिक फेमिनिस्ट हमारे पास रिफत हसन है, आमिना बदूद है और अस्मा बरलास है। इनकी अगर आप कोटेशंस ढूंढ के इस्लामिक फेमिनिज्म में डालना चाहें, यू आर फ्री टू ऐड देम। अच्छा, सेक्युलर फेमिनिज्म अब हमारे पास क्या है? फेमिनिज्म इज एन एक्सट्रीम बेसिक ह्यूमन राइट रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजियस कोनोटेशन। ये कहते हैं कि हमारे पास मजहब को आप फेमिनिज्म के साथ ना मिलाएं। हम औरतों के हुकूक की बात करें और आप साथ में मजहब लेके आ रहे हैं, ठीक है? हमारे पास वो दूसरा तो खैर एक्सट्रीम नहीं, वो मॉडरेट है, लेकिन दो अलग अलग बातें हो रही हैं, ठीक है? अच्छा, अपील्स primarily to secular minded and progressive segments of the society labeled as western propaganda to suit chauvinistic principles. अच्छा, ये क्या करते हैं? ये मतलब इन जिस उसको टारगेट करते हैं, या जो लोग इसमें ज्यादा शामिल होते हैं, वो मोस्टली अपर क्लास होती है, जो कि और या सेक्युलर माइंडेड लोग जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अच्छा, अब हमारे जो लोग हैं फिर वो इनको क्या कहते हैं कि मतलब ये एक यहूदी साजिश है और ये जो है तो इस्लाम को खतरा है, ये इस तरह की बातें, इस तरह के लेबल्स लगा लेते हैं, ठीक है? और इसके प्रोमिनेंट हमारे पास जो फेमिनिस्ट है वो शहनाज रूज है, फौजिया सईद है, राफिया जकरिया है। जरूरी नहीं है कि इनके व्यूज ऐसे हों, लेकिन इनके बारे में ये जो प्रॉपर लेबल किया जाता है इनको, ठीक है? ये हम ये नहीं करें कि ये ऐसे ही हैं, इनको लेबल किया जाता है, ठीक है? कुछ बातें इनकी गलत भी होंगी जो हमारे मजहबी लिहाज से ठीक नहीं होंगी, लेकिन उसकी बेसिस पे किसी को वो लेबल करना इज नॉट राइट, सही है? तो इस टाइम पे हमारे पास ये दो टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट वो सपोर्टर्स हैं, एक इस्लामिक है, एक सेक्युलर है। अच्छा, अब इसको हम रिलेट करते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के साथ। यहाँ तक समझ आ गई है ना आप लोगों को? क्लियर है। चलें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड साथ। अब हम इसको वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के साथ रिलेट करेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इश्यूज थे, ठीक है? The social, political and historical context of each phase of feminism, ये मैंने उसी आर्टिकल से उठाया ये सब कुछ, ठीक है? तो of each phase of feminism in Pakistan has been different, and the feminist issues of each era arose from particular moments in the national history. Partition के टाइम पे हमारे पास चूंकि the wounds of the partition were fresh, तो उस टाइम पे वेलफेयर इश्यूज जो थे तो वो ज्यादा कर रहे थे वो लोग, ठीक है? रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज के ऊपर ज्यादा काम हो रहा था, वुमेन एक्टिविस्ट ज्यादा उस चीज के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है? जबकि प्री पार्टीशन लेगेसीज हमारे पास जो थी उससे पहले मतलब वो क्या था, तो वो हमारे पास सोशल इश्यूज के ऊपर बहुत काम उसके बाद होता है, प्री पार्टीशन भी पोस्ट पार्टीशन भी, ठीक है?
हमारे पास पोलीगैमी के ऊपर जो हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया, वो भी इसी से रिलेटेड आया। पर्दे के बारे में आ गया, चाइल्ड मैरिजेस के बारे में आ गया, इनहेरिटेंस के मसले पे बात हुई, डिवोर्स के ऊपर बात हुई, राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात हुई। तो ये हमारे पास बेसिकली सोशियो लीगल जो हमारे पास मसले थे ना, उनके ऊपर ज्यादा बात हुई, ठीक है। लेकिन इसको दे वर एक्सेप्टेबल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द रिलीजन। नेक्स्ट स्लाइड। अब किस किस वेव के साथ हमने इसको करना है, ठीक है। चूंकि पाकिस्तान बनने से पहले हमारे पास ये काफी 2 वेव्स तो आ ही गई थी उस टाइम। अच्छा, अब उसको वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान में क्या हुआ था ना कि ये जो तीनों वेव्स की जो जो डिमांड्स थी ना, वो सारी एक साथ बस चल रही थी। सफरेज की बात थी तो वो भी चल रही थी, उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी, लेकिन वो उसके साथ उनको मिल गया था, ठीक है। मतलब अगर ब्रॉडर टर्म्स में हम देखें तो लीगल प्रोटेक्शन उनको मिल रही थी, ठीक है। सोशल जो थी तो वो हमें सेकंड वेव में सोशल इश्यूज को बहुत हाईलाइट किया गया था, ठीक है, और राइट टू एजुकेशन और उन चीजों को बहुत हाईलाइट किया था, उसके ऊपर भी बात हो रही थी पाकिस्तान में। थर्ड वेव में हमारे पास लिबरल वैल्यूज थी, तो अब हम जब फर्स्ट वेव थी ना, उसमें लीगल प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, तो हमने अभी पढ़ लिया कि हमारे पास लीगल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, ठीक है। पाकिस्तान में वो भी हो रही थी। सेकेंड वेव जब आई, हमारे पास पर्सनल पॉलिटिकल का नोशन था उसका, उसमें वर्क फोर्स, डाइवोर्स, मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, मोबिलिटी, इस सब के ऊपर बात हो रही थी। ये भी हमारे पास पाकिस्तान में उस टाइम पे हो रहा था, ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा था। थर्ड वेव, नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड वेव में लिबरल वैल्यूज की बात हो रही थी, ठीक है, 1990s में ही आई हमारे पास। बॉडीली ऑटोनॉमी, पर्सनल फ्रीडम, सेक्सुअल फ्रीडम, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, कॉल आउट कल्चर, यानी जो कैजुअल सेक्सिज्म और मिसोजिनी है, मी टू मूवमेंट, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में अभी हो रही है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है। तो जो वेव्स पहले गुजर चुकी थी, उनका काम भी पाकिस्तान में हो रहा था, साथ में जो नई वेव्स आ रही थी उनका भी काम हो रहा है, ठीक है। और ये एक जो है तो साइमल्टेनियसली चीजें हो रही है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अगर रिलेट करने की बात आए तो आप इस तरह उसको रिलेट कर सकते हैं। थर्ड वेव में हमारे पास ये चीजें आ गई, इसमें मैंने ये मी टू मूवमेंट का लिखा है, ये असल में फोर्थ वेव की बात है, ठीक है। तो अगर आप अलग से लिखना चाहे तो भी ठीक है, नहीं तो मेजोरिटी हमारे पास ये कहते हैं कि थर्ड वेव की एक्सटेंशन है, लेकिन फोर्थ वेव हमारे पास है, ठीक है, जो कि इंटरनेट ड्रिवन है। नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी आ जाता है सबसे मुतनाज़ा मौजू, औरत मार्च, ठीक है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ औरत मार्च, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की उसके ऊपर क्या व्यूज हैं। अभी आपने जेंडर स्टडीज में इतना कुछ पढ़ लिया, ठीक है, मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन अपने दें। आई थिंक कि औरत मार्च जो है ना, ये हमारे लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह से इतनी औरतों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी। तो जब यहाँ पर ये होना शुरू हुआ है तो हमने देखा है कि ना इसमें जो आपके पास जो क्लर्जी है वो बहुत ज़्यादा बोलती है, सर चढ़ के बोलती है बल्कि। तो असल में ये है कि एक्सेप्टेंस का इशू है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। इस औरत मार्च से क्या होता है, सिर्फ अवेयरनेस ही होती है, ठीक है, एक तरह से। बाकी औरतों को जो है आप थोड़ा सा पुश करते हो कि वो अपने आप को जरा अवेयर करें अपने राइट से, ठीक है, इससे ज्यादा और वो कुछ नहीं करी ना। तो वो जाके किसी मेल को जो है वो कुर्सी से गिरा सकती हैं और उसी जगह बैठ सकती हैं, और ना ही वो इस तरह का कोई ओपन वायलेंस जो है वो कर सकती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर इस पे जो है, अगर क्लर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बोलती है, या वैसे भी अगर किसी मेल्स की जो सेंटिमेंट है वो हर्ट होती हैं, सो आई डोंट थिंक कि औरत मार्च का जो है ना ये कोई मोटिव था कि वो ये हरकत करे, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर रेजिंग अवेयरनेस फॉर विमेन, ठीक है, ताकि वो आगे आए, वो फ्रंट पे आए, ठीक है, वो एजुकेशन हासिल करें, वो भी जो है उतने ही अपने राइट्स को जो है वो यूज करें जिस तरह से मर्द करते हैं। राइट, ठीक है। और कोई अपना ओपिनियन देना चाहे इसके ऊपर? मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपना ओपिनियन दे, ताकि मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकूं। They are basically trying to break the fragile egos of the हाँ, people that have been जेंडर set up by the स्टीरियोटाइप्स। customs and norms, and that's सही है, ठीक not है। going well. It's a lot of people. हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, और कोई इसमें कोई ऐड करना चाहे? साथ ऐसे कर दें, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना और ये रिकॉर्डिंग इसमें फिर ऐड ना करें। ये लोग अभी शर्मा रहे हैं शायद रिकॉर्डिंग से। फिर Start हो गई है। चलें नेक्स्ट स्लाइड।
Aurat March 2019 was a monumental feminist event for its scale, magnitude, and diversity and inclusivity. Women belonging to different social classes, religions, regions, ethnicities, and sects came together on a common platform to protest the multiple patriarchies that control, limit, and constrain their self-expression and basic rights. From home-based workers to teachers, from transgenders to queer, all protested in their unique and innovative ways. Next slide. Men and boys in tow, carrying supportive placards, the marchers reflected unity within diversity, seldom seen in Pakistan's polarized and diverse social landscape. It is a very positive movement and it should be taken as a positive movement, ठीक है? और it is the need of the time कि हम ये चीज realize करें क्योंकि हमारे issues बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. इसमें मैंने ये कुछ posters add किए हैं जो कि हमारा मीडिया नहीं दिखाता, वो हमें वही फजूल चीजें दिखाता है जो कि हम लोग डिमांड करते हैं. इसमें एक ये है ट्रीट मी एज अ ह्यूमन नॉट अ गॉड, ठीक है? ये मर्दों का वो कह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, बॉयज विल बी बॉयज, तो फिर नहीं, बॉयज विल बी फेमिनिस्ट्स. अच्छा, एक ये मजहब के ऊपर है, हमारा मजहब बेटी को रहमत कहता है, इसको एहतराम और कबूलियत दें. दूसरा ये है मेरी बेटी और उसकी मर्जी. नेक्स्ट स्लाइड. ये I love naps but I stay woke, or equal access to education, health, employment, public spaces, opportunities in life. और ये हो गए, ये मेरा favorite है कि even this poster is going to offend you. This one is my favorite poster. So with this, the topic of feminism in Pakistan ends. I hope it's clear to everybody. और अगर किसी ने भी किसी बात का offense लिया, अगर मेरी तरफ से कोई offend हुआ है तो I am very sorry, ठीक है? और मेरा कोई मकसद नहीं था किसी की भी sentiments को hurt करने का. और everybody is free कि वो अपना opinion वहाँ यहाँ पे present करे.